Hello students, गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट पीरियड में आपको पढ़ाया था, नस्ट इक्वेशन पढ़ाई थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपको पढ़ाई गई थी, आपको याद होगा। तो माय डियर चाइल्ड, आपके सामने जो है नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड मैंने कुछ मटेरियल आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अक्सर यहाँ से पूछे जाते हैं। तो माय डियर चाइल्ड, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। देख लीजिए ध्यान से, ईएमएफ ऑफ द सेल फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन के लिए आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? माय डियर चाइल्ड, ईएमएफ ऑफ द सेल के लिए फॉर्मूला आपका सीधे तौर पर ही बनता है। आपने पढ़ रखा है नस्ट केमिकल इक्वेशन के लिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log 10 ऑक्सीडाइज्ड स्टेट अपॉन रिड्यूस्ड स्टेट। माय डियर चाइल्ड, हमें ये वैल्यू पुट करनी है, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। और अभी जब क्योंकि आप ये वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो ना तो आपके पास ये है दोनों दिए हुए हैं, लेकिन आपके पास में एन आप निकालोगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपके पास में ई नोट सेल नहीं है, सो आप यहाँ से ई नोट सेल ले लीजिए। ई नोट सेल आप कैसे निकालेंगे? ई आर माइनस ई एल से, ये आपका फॉर्मूला है। ई कैथोड माइनस ई एनोड से आप निकाल लेंगे। ओके, तो ई आर क्या है यहाँ पर आपके पास में? राइट हैंड साइड में कौन है? कॉपर है। अब कॉपर का मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपको पढ़ाई थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको कॉपर का मैंने दिखाया होगा, बताइएगा कितना है, बोलिए प्लीज। प्लस में होता है 0.34 होता है। 0.34 वोल्ट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। माइनस लेफ्ट हैंड साइड में आपका बैठा हुआ है मैग्नीशियम, मैग्नीलिग्बा का नमक, यानी कि काफ़ी ज़्यादा माइनस में होने वाला है, बहुत निगेटिव है। माइनस के 2.37 वोल्ट ये आ गया। अब आप जब इसको सोल्व करोगे, माइनस 0.34 माइनस प्लस हो गए आपके 2.37। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, जो भी आपके पास में आने वाला है। 4 7 11 हो गए, 3 और 3 6 एंड 1 7 हो गए एंड 2 हो गए, 2.71। ये आपका 2.71 वोल्ट आपका ई नोट सेल आ गया है। ई नोट सेल आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब आपके पास में इक्वेशन है, आप इक्वेशन में इस वैल्यू को आप पुट कीजिए और अपना आंसर ले आइए। बहुत आसानी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कई बार आपको जो है इस तरह के टिपिकल प्रॉब्लम्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं आपको होमवर्क में दूंगा। ओके माय डियर चाइल्ड, होमवर्क में आपको मैं अभी दूंगा क्वेश्चन, और आपको करना है, और करने के बाद में आपको आज ही डिस्कस करना है। क्योंकि आप वीडियो को आज देख रहे हो तो मुझे हर हाल में आज ही चाहिए, इसका सोल्यूशन आज ही चाहिए। आपको आज ही इस प्रॉब्लम्स को, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा आता है, सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो माय डियर चाइल्ड, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log 10 ऑक्सीडाइज्ड स्टेट अपॉन रिड्यूस्ड स्टेट। सो माय डियर चाइल्ड, ई सेल की अगर बात की जाए तो ई सेल आपको कैलकुलेट करना है, ईएमएफ ऑफ द सेल है ये। अब ई नोट सेल यहाँ कितना हमने अभी कैलकुलेट किया है, 2.71 वोल्ट है, माइनस 0.0591 अपॉन एन मीन्स नंबर ऑफ आयंस की वैल्यू यहाँ पर, इस पर 2 यूनिट का पॉजिटिव है तो इस पर भी 2 यूनिट का पॉजिटिव है, मीन्स यहाँ पर एन की वैल्यू 2 है। अब यहाँ हम जाते हैं ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में। अगर ऑक्सीडाइज्ड स्टेट की बात करते हैं तो मैग्नीशियम का मैग्नीशियम पॉजिटिव में यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। दिस इज द ऑक्सीडाइज्ड स्टेट एंड द वैल्यू ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ दिस मैग्नीशियम आयन इज 0. और यू कैन से log 10 0.001 अपॉन रिड्यूस्ड स्टेट, +2 से 0 हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट घट गई तो रिडक्शन हो रहा है, मीन्स यहाँ पर इसकी कितनी है वैल्यू? 0.0001। आप पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे डेफिनेटली, अब 1 0 ऊपर जरूर लगेगा, ये लीजिए ऊपर 10 हो गया। तो ई सेल की अगर जहाँ तक बात करते हैं तो 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2 एंड दैट इज log 10 ई सेल इज इक्वल टू 2.71 माइनस, अब आप इसे इससे डिवाइड कर लीजिए 2 से, 0.022 = 4, व्हाट इज लेफ्ट? 1 लेफ्ट, 19 2 9 = 18, 1 2 5 = 10, बस इतना ही रहने दीजिए। और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ई सेल बस आपको 2.71 माइनस 0.0295 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और आपका ई सेल जो भी आएगा वो आपके आंसर में होगा। आंसर में भी 2.68 आपका आंसर आने वाला है। ये इस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, किसी भी कीमत पर भूलना नहीं है। नो नो नो। ओके,
ध्यान रखना। अब मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, वो दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ओके माय डियर चाइल्ड, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। मैं क्वेश्चन अभी बिल्कुल नोट करा देता हूँ यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एवरी ईयर ये क्वेश्चन एवरी ईयर आपसे पूछा जाता है, ईएमएफ कैलकुलेट कराया जाता है। और भी बहुत साइड में और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको इसी को सोल्व करना है। क्वेश्चन है आपका Fe है, सॉलिड है, गोज टू Fe पॉजिटिव, और जो इसकी जो कंसंट्रेशन आपको दी गई है वो 0.001 मोलर दी गई है। साल्ट ब्रिज के साथ में दिया गया है आपको H2, ओके, H पॉजिटिव, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज 1 m। इसके साथ आपको दिया गया है हाइड्रोजन गैस, प्लस इसके साथ में दिया गया है आपको प्लेटिनम। ठीक है माय डियर चाइल्ड, सॉलिड प्लेटिनम इज डूइंग वर्क एज एन इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड यू कैन से है। पहला क्वेश्चन ये है। अब देखिए आपको जो मैंने मेथड बताया वही मेथड आपको फॉलो करना है और आपको इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन फर्स्ट ये है, क्वेश्चन सेकंड भी मैं अभी आपको दे रहा हूँ। वो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप उसको देखें बड़ी बारीकी के साथ। Sn सॉलिड की जब केमिकल इक्वेशन हुई तो ये चला गया Sn पॉजिटिव में, जिसकी मोलर कंसंट्रेशन है 0.050 m। साल्ट ब्रिज के साथ आपको दिया गया है H पॉजिटिव, जिसकी वैल्यू है 0.020 मोलर, अंडरस्टैंड। और दिया गया है आपको हाइड्रोजन, इसी के साथ साथ दिया गया है आपको प्लेटिनम का ये इलेक्ट्रोड है। ये भी आपको इस इक्वेशन के लिए भी आपको ईएमएफ ही कैलकुलेट करना है। दोनों इक्वेशन है, दो केमिकल रिएक्शन है, दोनों के लिए आपको ईएमएफ ही कैलकुलेट करना है, अंडरस्टैंड। ये आपका होमवर्क है। अब मैं आगे चलता हूँ आपको लेकर के। अभी हमारे बहुत सारे फॉर्मूलाज बन चुके हैं और कुछ बनने बाकी भी हैं। बस अब केवल एक ही फार्मूला आप मान के चलें, ये केवल एक फार्मूला आपका बचा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब तक आप जो अभी लास्ट टाइम जो आपने स्टडी किया था आपको याद होगा, तो आपने एक फार्मूला ये पढ़ा होगा E0 सेल, ओके, याद होना चाहिए आपको। E0 सेल इज इक्वल टू, आपके पास में फार्मूला ये मैंने लगवाया था आपको, तब था 0.059 log 10 Kc। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद कीजिए, मैंने प्रूव कराया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं आगे जा रहा हूँ, आपको नया फार्मूला लेकर के आपके सामने मैं आना चाहता हूँ। उस फार्मूले पर आप नज़र देंगे। क्वेश्चन है गिव्स फ्री एनर्जी एंड नस्ट इक्वेशन। ये गिव्स फ्री एनर्जी एंड नस्ट इक्वेशन आपके सामने एक टॉपिक है। मैं आपको इसके बारे में कुछ 2-4 बातें बताना चाहूँगा माय डियर चाइल्ड। जब एक इक्वेशन चल रही होती है, जब एक रिडक्स रिएक्शन होती है, तो रिडक्स रिएक्शन में कभी जो कंसंट्रेशन है कभी इंक्रीज़ होती है और कभी डिक्रीज़ होती है। तो उसी के रिगार्डिंग हम आपके सामने कुछ बातें यहाँ पर रखना चाहते हैं, उनको आप ज़रा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो वर्क डन किसी भी सेल के अंदर होता है, उस वर्क डन के बारे में यहाँ पर बातें होने वाली हैं। और वो ये है, वर्क डन इन द सेल इज इक्वल टू, वर्क डन किसके बराबर होता है, ये समझ लीजिए आप। वर्क डन किसके बराबर हो सकता है, गिव्स फ्री एनर्जी की यहाँ पर ये बात कर रही है, गिव्स फ्री एनर्जी ही वर्क डन है। यहाँ पर वर्क डन किसके इक्वल हो सकता है, तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ माय डियर चाइल्ड, वो है फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी एंड ईएमएफ ऑफ द सेल, इसके बराबर होता है। जब वर्क डन होता है किसी भी सेल में, तो वो किसके बराबर होता है, फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी किस रेट से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है और उसका ईएमएफ, इसके बराबर होता है। तो वर्क डन, क्योंकि वर्क किया गया है। अब आप ये कह रहे होंगे गिव्स फ्री एनर्जी है, जी हाँ, गिव्स फ्री एनर्जी जो वर्क किया गया गिव्स फ्री एनर्जी है, दैट इज डेल्टा जी। अब क्योंकि वर्क किया गया है तो माइनस में आएगा, इज इक्वल टू फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, एफ क्या है यहाँ पर, फैराडे है, करंट में आ गया, इलेक्ट्रिसिटी के बराबर हो गया। अब ईएमएफ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ई सेल से किया जाता है, यही। अब आप यहाँ से गिव्स फ्री एनर्जी को आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस एन एफ ई सेल, आई थिंक ई नॉट सेल दिस, ये लीजिए, आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला तो आपको गिव्स फ्री एनर्जी के लिए ये बन गया।
ठीक है, एक फॉर्मूला तो आपके पास में रेडी हो गया, लेकिन अभी बात यहाँ पर नहीं रुकेगी। ठीक है, अभी जो है आप और भी आगे इसको लेकर के जा सकते हो। कैसे लेके जा सकते हैं आप? आपको पता है कि ई नोट सेल इज इक्वल टू, आपने लिखा था 0.0591/n log 10 kc। याद करने की कोशिश करें, ये फॉर्मूला आपने लिखा है। यस, ये आपने लिखा है फॉर्मूला। अच्छा, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ माय डियर चाइल्ड, इसकी जगह पर अगर आप कुछ और भी लिखना चाहें तो वो भी चलेगा। वो क्या है मैं बता देता हूँ, उसकी वैल्यू क्या है। आप ई नोट सेल की जगह पर आप लोग यूज़ कर सकते हैं RT/NF एंड log 10 kc। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। भाई ये जो अभी वैल्यू यहाँ पर 0.0591/NF जो आती है वो कहाँ से आई है, मैं आपको बता देता हूँ। R की वैल्यू 8.314 है, टेम्परेचर 298 है, N की वैल्यू ऐसे रहने दीजिए और फैराडे कांस्टेंट 96500 है। जब आप इसको सारे को डिवाइड करोगे तो 0.0591/n आएगा। तो आप जो चाहो वो लिख सकते हैं। चाहो तो आप ऊपर वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ऊपर वाली कर लीजिए। जब आपने कहा है बट करके लिखिए आप, बट ई नोट सेल इज इक्वल टू कभी कभी बराबर होता है RT/NF log 10 kc के बराबर होता है। तो जब आप ई नोट सेल को इसके बराबर होता है तो आप ई नोट सेल की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। गैस फ्री एनर्जी इज इक्वल टू -NF। ई नोट सेल की वैल्यू इतनी सारी है, क्या है RT/NF log 10 और kc लिख दीजिए। अब आप NF से NF कैंसिल कर दीजिए तो गैस फ्री एनर्जी आपके पास में क्या बचता है, माइनस, इसे आप डायरेक्टली ना लिखें, आप इंटीग्रेशन में लिखें, माइनस, ये दैट विल बी ऑल्सो इंटीग्रेशन में है, तो माइनस RT इंटीग्रेशन और KC। जब इंटीग्रेशन हटेगा तो कोई ना कोई जरूर आएगा कांस्टेंट, गैस फ्री एनर्जी, तो यहाँ पर आएगा -2.303 RT log 10 और KC। ये जब आप इंटीग्रेशन ओपन करेंगे तब ये फॉर्मूला आपका बन गया। तो माय डियर चाइल्ड, एक फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का लिख के दिखाया था, ये रहा वो फॉर्मूला, ये है, ठीक है। और एज वेल एज ये भी फॉर्मूला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए ही है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है आपसे गैस फ्री एनर्जी के शब्दों में भी आस्क कर सकता है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपसे गैस फ्री एनर्जी के शब्दों में भी पूछ सकता है एग्जामिनर, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको ई नोट सेल के शब्दों में भी पूछ सकता है। तो जिस तरीके से वो पूछे आपसे, भाई सपोज दैट आपको गैस फ्री एनर्जी दे दी और आपसे कह दिया कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आप इसे यूज करेंगे? नो, क्या नीड है, कोई जरूरत नहीं है। आप इसको क्यों यूज करोगे, कोई जरूरत नहीं है, आप इसे यूज करेंगे क्योंकि गैस फ्री एनर्जी दे रखी है। भाई अगर आपको ई नोट सेल दिया हुआ है क्वेश्चन में और आपसे कह दिया कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आप इसी को यूज करेंगे, इसे यूज थोड़ी करेंगे, क्योंकि ई नोट सेल इसी में तो दिया, इस फॉर्मूले में गैस फ्री एनर्जी इसमें दिया, तो आप इसे यूज करें। ओके, दो फॉर्मूले हैं। दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड EMF of the cell. On the other hand, this will be represent the relation between equilibrium constant and the gas free energy of the cell. Okay, understand? ये ध्यान रखना, ये दो फॉर्मूले आपके बन गए, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, ठीक है जी। ये आपको बताना था। अब मैं आगे लेके चल रहा हूँ आपको एक नया टॉपिक में आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही अच्छा टॉपिक आपके सामने वो आएगा। उस टॉपिक का जो नाम है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सेल बैटरीज है। अब सेल बैटरीज क्या होती हैं आपको पता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपने जरूर सुना होगा सेल बैटरीज के बारे में। ये लीजिए सेल बैटरीज, किन्हें कहते हैं सेल बैटरीज, बोलिए भाई आप पहले मुझे ये बताइए। चलिए अच्छा ये बताइए क्या है, ये क्या है, बोलिए भाई। ये इतना एपरेटस, इतना सा क्या है, ये इतना सा क्या है, इलेक्ट्रोड है, और ये दो इलेक्ट्रोड है। तो दो इलेक्ट्रोड जब एक जगह जुड़ गए तो फिर ये क्या बन गया, ये सेल बन गया। ओके भाई, ये डिवाइस और यू कैन से द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रोड दैट इज कॉल्ड सेल। लेकिन अब बात यहाँ पर चल रही है सेल बैटरीज की। तो सेल बैटरीज क्या होती हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स दैट इज नोन एज सेल बैटरीज। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स, the combination of two or more than cells is known as cell batteries. Okay, or you can say are known as cell batteries. The combination of two or more than cells are known as cell batteries. और ये दो तरह की होती है my dear child। मैं आपके सामने लिखना चाहता हूँ इनको। ये 2 टाइप्स की होती हैं, एक प्राइमरी सेल बैटरीज,
ठीक है। और दूसरा सेकेंडरी सेल बैटरीज। ये दो तरह की बैटरीज होती हैं, प्राइमरी सेल बैटरीज और सेकेंडरी सेल बैटरीज। तो मैं आपके सामने बता देना चाहता हूँ कि प्राइमरी सेल बैटरी का जो बेस्ट एग्जांपल है वो ड्राई सेल है। आपने देखा होगा ड्राई सेल, टॉर्च में लगता है ड्राई सेल, देखा होगा आपने देखा कैलकुलेटर में लगता है ड्राई सेल, एज वेल एज आपकी जो वॉच है, वॉच के अंदर यूज़ होता है ड्राई सेल। इसके साथ साथ ड्राई सेल का जो यूज़ है टॉर्च में तो होगा, रेडियो में भी इसी के इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है सेकेंडरी सेल बैटरी। तो सेकेंडरी सेल बैटरी कौन सी है बताइए? अपने घरों पर जो यूज़ होने वाली, जो इन्वर्टर में लगने वाली जो बैटरी है वो सेकेंडरी सेल बैटरी है। बट माय डियर चाइल्ड, व्हाट आर प्राइमरी सेल बैटरीज एंड व्हाट आर सेकेंडरी सेल बैटरीज? डिफाइन कैसे करेंगे? प्राइमरी सेल बैटरीज आर दोज सेल बैटरीज विच कैन बी चार्ज अगेन एंड अगेन, और यू कैन से प्राइमरी सेल बैटरीज आर दोज सेल बैटरीज विच कैन बी चार्ज आफ्टर द डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग होने के बाद में जिन्हें बाद में दोबारा से चार्ज किया जा सकता है। सॉरी नो प्राइमरी सेल बैटरीज, आई एम रिपीटिंग अगेन माय डेफिनेशन, इट वाज सम कंफ्यूजन। ओके माय डियर चाइल्ड, प्राइमरी सेल बैटरीज आर दो सेल बैटरीज व्हिच कैन नेवर बी चार्ज अगेन एंड अगेन आफ्टर देयर डिस्चार्जिंग। प्राइमरी सेल बैटरीज वो सेल बैटरीज होती हैं जिनको एक बार डिस्चार्ज होने के बाद में दोबारा से चार्ज नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर है आपका ड्राई सेल। Dry cell is the best example of primary cell battery. On the other hand, we have secondary cell battery. Secondary cell batteries are those cell batteries which can be charged more and more times after their discharging. इनको बार बार चार्ज किया जा सकता है डिस्चार्ज होने के बाद। फॉर एग्जांपल इन्वर्टर के साथ जो लगी हुई आपकी बैटरीज है वो सेकेंडरी सेल बैटरी का बेस्ट एग्जांपल है, और वो डाउन होने के बाद दोबारा से उनको आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्राई सेल की बात करें तो ड्राई सेल अगर एक बार डिस्चार्ज हो गया तो आप उसको दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपके। ओके, तो सेल बैटरीज के बारे में हम थोड़ी सी बातें करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो अभी आपके सामने हेडिंग लिखी है वो क्या है? वो लिखी गई है आपकी ड्राई सेल। ड्राई सेल, तो ड्राई सेल का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपके सामने डायग्राम के हेल्प से देना चाहूँगा। ओके माय डियर चाइल्ड, तो आप उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं ड्राई सेल के बारे में। देखिए मैं आपको बता दूँ सबसे पहले तो एक जो ड्राई सेल होता है, ड्राई सेल के अंदर एक ग्रेफाइट की एक रोड होती है जो कि बिल्कुल बीचों बीच जो है सेल के अंदर होती है, और वो नीचे तक नहीं जाती है, बस यहीं तक रहती है। इसके बाहर जो है बिल्कुल इसके बाहर एकदम सेल के एकदम बाहर की बात कर रहा हूँ मैं माय डियर चाइल्ड, लाइक दिस। जी हाँ, ये जिंक का बना होता है। ये सबसे बाहर का जो इसका जो कवर्ड है वो जिंक का बना होता है, जो कि एक एनोड का काम करता है। ओके, लेकिन अगर हम अंदर की बात करें, इस ग्रेफाइट की जो रोड आपने इसके अंदर डाली है ये कैथोड का काम करता है। ओके, कार्बन आप सिंबल यूज कर सकते हैं ग्रेफाइट के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर टू मिक्सचर्स का एक अलग ही पेस्ट बना करके अलग अलग तरीके से इसके अंदर कंटेन कर दिया जाता है। ये देखिए, तो ये जो बाहर का जो यहाँ पर ये बाहर का जो एरिया इसके अंदर सॉल्यूशन, इसके अंदर एक मिक्सचर भरा हुआ है NH4Cl का और प्लस ZnCl2 का, जिंक क्लोराइड और NH4Cl का भी एक पेस्ट यहाँ पर बनाया है और यहाँ पर भर दिया है। अब इसके बाद अंदर की तरफ एक अलग से एक पेस्ट यहाँ पर रेडी किया जाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड का और कार्बन का। ये इतना कवर करने के बाद यहाँ इसके अंदर जो है ये एक सेल है और ये अपना जो वर्क अच्छे तरीके से करना शुरू कर देता है। इसके सेल रिएक्शन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका कंस्ट्रक्शन मैंने बना दिया किस तरह से क्या क्या होता है। तो अब यहाँ पर इसकी जो सेल रिएक्शंस हैं, जो इसकी रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। तो एनोड पर चलते हैं। एनोड पर क्या होने वाला है, क्योंकि एनोड कौन कर रहा है? एनोड जो है वो जिंक जो है एनोड की तरह काम कर रहा है। तो Zn गोज टू Zn पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव। आपको पता है कि एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया जाता है, सभी को पता है, अंडरस्टैंड। अब दूसरी जो केमिकल इक्वेशन यहाँ पर हम चलते हैं लेकर के आपको एट कैथोड। कैथोड पर कौन सी केमिकल इक्वेशन होने वाली है, ठीक है माय डियर चाइल्ड। तो चलते हैं कैथोड पर आपके पास में कौन कौन है। एक तो MnO2 है, ओके, एज वेल एज आपके पास में NH4 पॉजिटिव है ये रहा, ठीक है। जिंक अब यहाँ पर नहीं आएगा, प्लस सम इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। और जब बनेगा तो बनने के बाद में आप 2 NH4 पॉजिटिव होगा तो 2 NH3 बनेगा,
प्लस 2MnO2 2Mn2O3 बनेगा और प्लस सम वाटर यू कैन से 2 4 8 मीन्स 4H2। ओके माय डियर चाइल्ड, ये बन गया। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये अमोनिया गैस यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ सोचने वाली बात है, बड़ी आसानी से आप कोई भी कह सकते हैं कि ड्राई सेल में अमोनिया गैस बनती है, इसमें तो आती नहीं। बिल्कुल ऑफ कोर्स कोई भी कह सकता है कि भाई ड्राई सेल की जो रिएक्शन होती है उसमें अमोनिया बन। लेकिन माय डियर चाइल्ड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अमोनिया गैस आपकी है, ये अमोनिया गैस बहुत ही जल्द जिंक के साथ मिल करके और Cl- आयन के साथ मिल करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देती है, जो कि कैसा होता है ZnNH3 का होल ट्वाइस Cl2, ये बन जाता है डाई अमीनो डाइक्लोराइडो जिंकेट। तो अमोनिया गैस की स्मेल इसमें नहीं आ पाती। ये ड्राई सेल की बात चल रही है, उसकी केमिकल इक्वेशन से जरूर नोट करें, अपने नोट्स में बनाएं, डायग्राम बनाएं। ओके, आगे हम चलते हैं इसके बारे में। इसको देखिए एक बात और मैं बता दूं, इस सेल को हम अक्सर लैक्लांस से सेल के नाम से भी जानते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? लैक्लांस से सेल क्यों कहते हैं हम इसको लैक्लांस से सेल? तो माय डियर चाइल्ड, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग दैट दिस सेल वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट लैक्लांस। सो द नेम ऑफ लैक्लांस गिव्स टू द ड्राई सेल। ड्राई सेल को जो है इसका नाम दे दिया गया है, जिसका नाम है लैक्लांस सेल। ठीक है माय डियर चाइल्ड, जो देखिए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए सेल्स हैं, मैं उनके बारे में आपके सामने बातें करता रहूँगा। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ, एक और सेल हमारे पास में आ रहा है, दैट इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल यू कैन से। और उस सेल का नाम क्या है मैं आपको बता दूँ, उस सेल का नाम है फ्यूल सेल। जी हाँ, फ्यूल सेल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल माय डियर चाइल्ड। हर एवरी ईयर आप ये लगा लीजिए, एवरी सेकेंड ईयर दिस क्वेश्चन इज आस्किंग इन CBSE, दिस क्वेश्चन इज आस्किंग इन CBSE एवरी सेकेंड ईयर। हर दूसरे साल ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, राइट कमेंट्स ऑन फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल के बारे में हम बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि फ्यूल सेल किसे कहते हैं, हाउ वी कैन डिफाइन द टर्म फ्यूल सेल। ये किस तरह का सेल है फ्यूल सेल, कुछ अलग ही टाइप इसका है। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ फ्यूल सेल के बारे में माय डियर चाइल्ड। तो फ्यूल सेल may be defined as a device that is used to convert the heat of combustion of some chemical substances like hydrogen, methanol and methane into electric energy directly. Such device is known as fuel cell। मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पर कुछ बातें मैं लिखने वाला हूँ। मीथेन, methanol and hydrogen, three things are there, and the heat of combustion, the heat of combustion, इनकी जो heat of combustion है। अब what is heat of combustion? How will you define the term heat of combustion? The heat of combustion of a substance may be defined as the absorbed amount of heat when 1 mole of a substance is completely combust in presence of air, that is called heat of combustion। means किस एयर के प्रेजेंस में कोई भी सब्सटेंस जब जलता है तो उससे इवोल्व या एब्जॉर्ब जो एनर्जी है वो हीट ऑफ कंबस्शन कहलाती है। तो यहाँ पर हम दोबारा से बता देना चाहते हैं, ए फ्यूल सेल इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन, मिथेनॉल एंड हाइड्रोजन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी यू कैन से, और इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज कॉल्ड फ्यूल सेल। A fuel cell is a device that is used to convert the heat of combustion of methane, methanol and hydrogen directly into electric energy, that is called fuel cell। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपके। तो फ्यूल सेल की अगर बात की जाए माय डियर चाइल्ड, फ्यूल सेल एक बहुत ही स्पेशल टाइप का सेल होता है। इसका कंस्ट्रक्शन भी कुछ अलग ही तरह का होता है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। इसके कंस्ट्रक्शन में 2 ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स होते हैं और उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में भर दिया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH और NaOH। ओके, ये लीजिए, इस तरह का ये इलेक्ट्रोड है, ठीक। और यहाँ ये जो है और इलेक्ट्रोड्स हैं, मीन्स ये जो है प्लेटिनम से जो है पूरी तरह से ये मिले हुए हैं, यानी कैटलिस्ट इसके अंदर मिला हुआ है। इस तरह का इसका कंस्ट्रक्शन। अब बात ये आ जाती है कि व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज देयर ऑन
एनोड एंड कैथोड इन फ्यूल सेल ड्यूरिंग इट्स यूटिलाइजेशन। इसके बनने के दौरान मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ माय डियर चाइल्ड, देखिए फ्यूल सेल का जो है एक बहुत ही अच्छा सीधा सा एग्जांपल है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्यूल सेल। और देखिए एक अमेरिका, जानते होंगे आप, नासा का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था अपोलो प्रोग्राम उसको नाम दिया गया था। तो वो एक स्पेस